हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर हम आपका जो टॉपिक है मनी मार्केट का, उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे कि जो मनी मार्केट है वो होता क्या है। उसके हमने कुछ पार्ट्स कर लिए थे, जैसे उसके प्री रिक्वेस्ट्स क्या थे और उसके क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी। तो वो सारा हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद जो मनी मार्केट है उसके पहले हम मीनिंग एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो आपका मनी मार्केट है मीन्स जो आपका मुद्रा बाजार है वो होता क्या है। मनी मार्केट इज द सेंटर ऑफ डीलिंग मेनली ऑफ शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स। कि जो आपका मनी मार्केट है वो एक तरह का सेंटर है जहाँ पे क्या की जाती है, डीलिंग्स की जाती है मेनली किसकी, शॉर्ट टर्म जो मॉनेटरी एसेट्स होती हैं उनकी क्या की जाती है, डीलिंग की जाती है। उसके बाद क्या कहता है, मनी मार्केट मीन्स द सिस्टम इन विच मनी इज बोरोड एंड गिवन ऑन इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। कि जो आपका मनी मार्केट होता है उसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, जो मनी है उसको उधार में दिया जाता है, ठीक है, और उधार में लिया जाता है, वो भी शॉर्ट टर्म ब्याज पे, यानी कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पर क्या किया जाता है, उस मार्केट में जो पैसा होता है, जो मनी होता है, उसको उधार दिया जाता है और लिया जाता है। तो ये आपका मनी मार्केट था। अब उसके बाद इसके कुछ फीचर्स आते हैं इंडियन मनी मार्केट के, कि इंडियन मनी मार्केट जो है उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आपका आता है डिटोमी मीन्स द्विविभाजन। कि जो आपका इंडियन मनी मार्केट है उसको मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आपका ऑर्गेनाइज्ड है और दूसरा आपका अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। उसके बाद क्या कहता है, सीजनल वेरिएशंस। इंडियन मनी मार्केट में सीजन वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बजी या फिर स्लैक। मीन्स एक टाइम पे जब जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, मीन्स जो आपके पर्सनस है उनको पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा उनको लोन लेने की ज़रूरत है। और एक टाइम कब आता है, एक टाइम आता है स्लैक यानी कि मंदी। जिस टाइम जो आपके यूज़र्स होते हैं, जो भी आपसे पैसा लेते हैं, वो उनको क्या है, उस टाइम पैसे की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे क्या है, जो आपका मनी मार्केट है वो क्या चलता है, थोड़ा ठंडा चलता है, मंदा जिसे हम बोल देते हैं। अब उसके बाद क्या कहता है, इंटरकाल मनी मार्केट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इंटरकाल मनी मार्केट। कि जो आपका इंडियन मनी मार्केट है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो आपका कौन सा होता है, इंटरकाल मनी मार्केट। ये आपका मनी मार्केट का एक सेंसिटिव एरिया होता है, जिसमें मेनली जो आपके बैंक्स हैं वही इसमें क्या लेते हैं, पार्ट्स लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका मनी मार्केट है इसको आप अल्प सूचना ऋण बाजार तो कहते ही हैं, साथ में अंतर बैंक अल्प सूचना ऋण बाजार भी कहते हैं। मीन्स इंटर बैंक मनी मार्केट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रीडोमिनेंट प्लेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कि जो आपका इंडियन मनी मार्केट होता है उसके अंतर्गत जितने भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, या आधी गवर्नमेंट हैं आधी प्राइवेट हैं, वो सिक्योरिटीज हैं, उनको प्रधान बनाया जाता है। उनका जो स्थान होता है वो प्रधान का होता है, ठीक है। जो भी आपकी सिक्योरिटीज होती हैं। उसके बाद क्या कहता है, अंडर डेवलपमेंट बिल मार्केट। कि जो आपके इंडियन मनी मार्केट होता है उसमें आपका जो बिल मार्केट होता है उसका विकास नहीं होता है, उसको डेवलप नहीं किया जाता है। इसके अंदर जो आपका इंडियन मनी मार्केट होता है इसमें आपका एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट हाउसेस का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। और इसमें आप जो बिल होते हैं वो क्या करते हैं, उनको आप रीडिस्काउंटिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप रीडिस्काउंटिंग करेंगे तो फिर से वही आपका जो बिल है वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप जो बिल्स हैं वो किसी प्रकार से आप उनका डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या कहता है, इजोलेशन फॉर फ्रॉम फॉरेन मनी मार्केट्स। कि जो आपका मनी मार्केट है, इंडियन मनी मार्केट जो है
वो आपका फॉरेन के जो मनी मार्केट है उससे क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, वहाँ की पॉलिसीज कुछ और है, वहाँ के रूल रेगुलेशन कुछ और है, यहाँ पे रूल रेगुलेशन कुछ और हैं। अब उसके बाद क्या कहता है, वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि जो आपका इंडियन मनी मार्केट में उसमें कई प्रकार के आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे आपका गैर वित्तीय बैंक हो गया, ठीक है, नॉन बैंकिंग मिडल मैन हो गए, ठीक है, आपका कॉरपोरेटिव बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गया, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक हो गया। ये सारे आपके इंडियन मनी मार्केट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। उसके बाद आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसके अंदर होते हैं इंडियन मनी मार्केट में। जैसे कि आपके ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, ठीक है, आपका कॉमर्शियल बिल हो गया। ये सारे आपके किस में आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके इंक्लूड किए जाते हैं। तो इंडियन मनी मार्केट में आपकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। अब उसके बाद क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग इंटरकाल मनी मार्केट। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आपका इंटरकाल जो मनी मार्केट है वो आपका इंडियन मनी मार्केट का एक क्या है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें मेनली आपके क्या है, बैंक ही क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो इंडियन मनी मार्केट का ये जो कंपोनेंट होता है ये बहुत ही क्या होता है, स्ट्रोंग होता है, और बहुत ही क्या है, वर्किंग वाला होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है, मीन्स लगातार काम करता रहता है। तो ये कुछ आपके फीचर्स थे इंडियन मनी मार्केट के। अब उसके बाद आपका इंडियन मनी मार्केट के डिफेक्ट्स आते हैं कि उसमें क्या क्या आपको क्या क्या दोष पाए जाते हैं, क्या क्या उसकी कमियां हैं। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट आता है अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमने पीछे दो आपके एरियाज पढ़े थे, फर्स्ट आपका था ऑर्गेनाइज्ड और सेकंड आपका अनऑर्गेनाइज्ड। इन केस उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, अभाव होता है, एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होता है, उनके बीच में आपसी तालमेल नहीं है। ठीक है, कई बार तो इनके बीच में क्या है, ऐसे ही कंपटीशन देखने को भी मिल जाता है। उसके बाद क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ डेवलप बिल मार्केट, कि जो आपका बिल मार्केट है, बिल का जो बाजार है जहाँ पे बिलों को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो वो जो मार्केट है वहाँ पे क्या है, उसको डेवलपमेंट, उसकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं की जा रही है। अब्सेंस ऑफ डेवलप बिल मार्केट, की जो विकसित बिल बाजार हैं उनका वहाँ पे क्या है, अभाव है। उनको क्या है, डेवलपमेंट करना उनका जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, जिससे आपका इंडियन मनी मार्केट जो है वो डाउन आता जा रहा है। उसके बाद क्या कहता है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन मनी मार्केट। कई बार क्या होता है कि जो इंडियन मनी मार्केट है इसमें क्या है, फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है। खासकर ये जो काम होता है वो आपका मंदी के टाइम भी हो जाता है, वहाँ पे फंड्स अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद क्या कहता है, सीजनल वेरिएशंस ऑफ फंड्स, कि जो आपका सीजनल वेरिएशन है, ठीक है, उसके कारण जब आपके जो फंड्स हैं उसमें क्या आता है, उतार चढ़ाव आता है, तो उस केस में भी आपका जो इंडियन मनी मार्केट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। उसके बाद क्या कहता है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इंटरेस्ट रेट्स, कि जितने भी आपके इंटरेस्ट जो रेट्स हैं उनमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, मीन्स उनमें इक्वल, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, वो एक रूपता में नहीं होते। क्योंकि जो बैंक होते हैं उनके अपने अपने क्या होते हैं, रेट्स होते हैं, अलग अलग उनके इंटरेस्ट देने के रेट्स होते हैं। जैसे आपका कॉमर्शियल बैंक का अलग हो गया, ठीक है, जो भी आपका कोऑपरेटिव बैंक है उसका अलग हो गया, तो सबके जो इंटरेस्ट हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। इस केस में भी आपका जो इंडियन मनी मार्केट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। उसके बाद क्या है, इन एजुकेट बैंकिंग फैसिलिटीज़, कि जितने भी आपके इंडियन मनी मार्केट के अंदर जो भी बैंक काम कर रहे हैं उनकी जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है, वो अच्छी नहीं है। हालांकि उनका स्कोप बड़ा है, उन्होंने कई ऐसे क्षेत्र हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोल ली हैं, ओपन कर ली हैं, इस्टेब्लिश कर ली हैं, लेकिन वो वहाँ पे
फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे, तो उस केस में भी आपका इंडियन मनी मार्केट काम नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिजियस बैंकर्स, कि जो आपके देशीय यानी देशीय कह लीजिए, देशीय स्थानीय कह लीजिए, जैसे गांव में होते हैं, गांव में बैंक नहीं होते हैं, वहाँ पे आपके साहूकार होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, जमींदार हम जिन्हें बोल देते हैं, जो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और क्या करते हैं, उनको लोन देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका इंडियन मनी मार्केट काम नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे इंडियन मनी मार्केट किसी ने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो आपके साहूकार हैं वो क्या करते हैं, ऋण देते हैं। उसके बाद क्या कहता है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस ओवर द ईयर, वर्ष के दौरान ब्याज में उतार चढ़ाव। अब जो आपका इंडियन मनी मार्केट है उसमें जो आपके फाइनेंशियल जो फंड्स होते हैं उनकी जो पूर्ति की जाती है वो क्या होती है, लोच रहित है। मीन्स वो क्या है, इनएलास्टिक है, उसमें किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब जो ऐसे दिन हैं, डेज हैं, जिसमें क्या है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो उन दिनों क्या होता है कि जो आपके फंड्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उनकी नीड बढ़ जाती है, जिस कारण जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ानी पड़ती है, ताकि जो लोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्म है, कंपनी है, उसके पास पैसा आ सके। तो ये भी आपके लिए एक डिफेक्ट माना जाता है इंडियन मनी मार्केट में, क्योंकि उसको क्या है, अपने जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट के जो रेट्स हैं वो क्या करने पड़ते हैं, हाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफेक्ट्स थे इंडियन मनी मार्केट्स के। अब उसके बाद आता है मेजर्स फॉर स्ट्रेंथिंग इंडियन मनी मार्केट, की जो आपका भारतीय मुद्रा बाजार है उसको आप किस प्रकार से सुदृढ़ कर सकते हैं, उसको कैसे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, जिसमें कुछ आपके उपाय दिए गए हैं, कुछ मेजर्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, जिसे हम क्या कह देते हैं, MMF भी कह देते हैं। अब जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने ईयर 1992 में आपके मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की क्या की थी, शुरुआत की थी, स्टार्टअप किया था। उसके बाद ईयर 2000 में जो आपका MMF है यानी कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है, उसने क्या है, सेबी के जो दायरे है, सेबी का जो दायरा है, उसका जो स्कोप है, उसके अंदर इसको क्या है, लाया गया MMF को, किसमें, ईयर 2000 में। ठीक है, उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना क्या था, इसका एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, या आपके प्राइवेट सेक्टर के जो भी आपके काम करने वाले होते हैं, वो इन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनको इस्टेब्लिश वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसने ईयर 1989 में आपका जो मनी मार्केट था उसमें जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे उन पर जो ब्याज की दर थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उनको क्या कर दिया था, डीरेगुलेशन कर दिया था, कि जो आपका मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि कुछ सिक्योरिटीज़ को छोड़ के जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बाजार की जो पावर्स हैं वो डिसाइड करेंगी। ठीक है, कि उनकी क्या क्या रहेगी, मीन्स अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई उनकी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। उसके बाद आता है सेटिंग अप ऑफ डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड, कि जो आपका इंडियन मनी मार्केट है उसकी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रोंग बनाने के लिए ईयर 1988 में एक जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसको स्थापित किया गया था, जिसका आपका नाम था फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसकी स्थापना इसमें की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
और जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं और जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको संयुक्त करते यानी कि उनको कंबाइन करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेटिंग अप ऑफ द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब जो जितनी भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी और जो भी आपके अदर फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें जो भी ट्रेडिंग की जाती थी उनकी जो ट्रेडिंग थी उसमें क्लियरिंग को यानी कि क्लियरिंग जो है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए यानी कि कन्वेंट बनाने के लिए ईयर 2001 में आपका इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी आपकी विदेशी मुद्रा है, ठीक है, और जो भी आपके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, आदि की जो ट्रेडिंग है उसको अच्छे से क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की। जो आपका मनी मार्केट है अगर आपको क्या है उसे स्ट्रॉन्ग बढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रेडिंग है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया करना पड़ेगा। सारी ट्रांजैक्शन को आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना पड़ेगा। और ये जो ऐसी जो ट्रेडिंग होती है इसको आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा काम जो होता है वो पीसी के द्वारा किया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, वैरायटी ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने इंडियन मनी मार्केट में कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, वैरायटीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं जिसमें जो आपका इन्वेस्टर है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी उसने इन्वेस्ट जो अमाउंट की है, इन्वेस्टमेंट की जो डेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है अपने किसी भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का क्या कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रेडिट रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। जो आपका इंडियन मनी मार्केट है उसमें जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक क्या है आपका क्रेडिट रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या किया है, कंपलसरी किया है। ठीक है, कि ये जो क्रेडिट रेटिंग जो है इसकी जो एजेंसियां हैं वो वित्तीय संयंत्र यानी कि फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो उनको जारी करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो इनके वित्तीय जो संयंत्र होते हैं, फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी क्या करती है, रेटिंग करती है। जो भी कंपनी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करते हैं, इशू करते हैं, वो उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्या करती है, रेटिंग करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट रेपो। मीन्स जो आपके इंडियन रिजर्व बैंक जो है, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने क्या है ईयर 1992 में जितने भी आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके पुनः खरीद यानी कि रीपर्चेज के रिलेटेड जो भी समझौते थे उनको क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, और 1996 में जो आपके विपरीत रीपर्चेज है, ठीक है, अपोजिट रीपर्चेज है, रिजर्व रेपो जिसे हम बोल देते हैं, उसको क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ द इंटर बैंक कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। ठीक है, अब नरसिंह में जो कमेटी थे उनके परामर्श पे यानी कि उनके व्यूज पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसने क्या किया, जो नोटिस मनी मार्केट था उसको अब क्या कर दिया, इंटर नोटिस मनी मार्केट में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये जो मनी मार्केट है इसमें क्या है, इसमें जो भी आपके फाइनेंशियल जो फंड्स हैं उनको क्या है बहुत ही कम टाइम के लिए निवेश किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर उधार लिया जा सकता है। इस ये जो आपका मार्केट होता है, ये जो मार्केट इन्होंने न्यू स्टैब्लिश किया है उसमें आप जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 दिन से लेकर 14 दिन तक की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सेटिंग अप ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी।
अब इसको इस्टेब्लिश किया गया था वो आपका 1992 में किया गया था, जिसमें जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जितने भी आप ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज से रिलेटेड करते हो उसको ध्यान में रखना, मीन्स उसके ऊपर इसका फोकस होता है। यानी कि इंडिया के जितने भी मनी मार्केट हैं, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, स्ट्रोंग बनाने के लिए, मीन्स उसमें क्या है, एक रूपता लेके आने के लिए, उसमें स्टेबिलिटी लेके आने के लिए जो सेबी जो होती है वो टाइम टू टाइम क्या करती है, दिशा निर्देश देती रहती है, टाइम टू टाइम उनको गाइड करती रहती है। ठीक है, तो ये जो हमने सारे पॉइंट्स किए हैं ये आपके क्या है, मनी मार्केट को क्या करते हैं, इंडियन मनी मार्केट को क्या करते हैं, स्ट्रोंग बनाते हैं। ठीक है, इंडियन मनी मार्केट को स्ट्रोंग बनाने के एक उपाय हैं। ठीक है, ये उपाय हैं। अब उसके बाद सजेशंस आते हैं कि आप मनी मार्केट जो है वो इंडियन मनी मार्केट था, ये आपका केवल मनी मार्केट है कि आप मनी मार्केट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग, देसी बैंकों का नियमन, कि जितने भी आपके देसी बैंक हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए वो आपका आरबीआई का होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या है जो मनी मार्केट है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, कि जो आपका बिल मार्केट है उसको भी क्या किया जाना चाहिए, विकसित किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट उसका किया जाना चाहिए अगर मनी मार्केट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुडीज, कि जो भी आपके हुडियों हैं, ठीक है, बिल बाजार यानी कि जो आपका बिल मार्केट है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी आपकी हुडियाँ हैं, हुडीज़ हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना चाहिए, उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना आवश्यक है। ठीक है, हुडियों से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो भी उनसे रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सारी बनानी चाहिए, उनको सारों को इसमें इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए उनका। उसके बाद क्या कहता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, भंडार गृह सुविधाएं, कि एट प्रेजेंट जो आपके वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है उनको क्या करना चाहिए, और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि जो अधिक से अधिक लोग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकें, लाइसेंस प्राप्त करके जो आपके वेयर हाउसिंग है उसकी रसीदों यानी कि जो भी उसके रिसिप्ट्स हैं उसके आधार पर जो बैंक्स हैं उनसे लोन ले सकें। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, रिकॉग्नाइजेशंस एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेज, कि जो आपका क्लियरिंग हाउसेज हैं, ठीक है, उनके जो संख्या है उसमें क्या करना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए, उनको इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, क्लियरिंग जो हाउसेज होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको रीऑर्गेनाइज्ड किया जाना चाहिए ताकि वो और भी क्या बन सके, इफेक्टिव बन सके, और भी अधिक वो कार्य कुशलता से काम कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ रेमिटेंस फैसिलिटीज, मीन्स प्रेषण सुविधाओं का विस्तार, कि जो भी मतलब कि प्रेषण है या धन को जो भी आपका मनी है उसको भेजने की सुविधाओं से अभिप्राय, यानी कि जो भी अब जो भी मतलब कि आपकी प्रेषण सुविधाएं हैं, रेमिटेंस जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें आप मेनली जो फंड से रिलेटेड जितने भी आपकी तेज़ यानी कि फास्ट जो ट्रांसफर्ड फैसिलिटीज़ हैं उनको इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अगर उनका एक्सपेंशन किया जाए, उनका विस्तार किया जाए, उनका विकास किया जाए तो आपका जो मनी मार्केट है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आई जा सकती है। उसके बाद क्या कहता है, एलिमिनेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट हाउसेज, मीन्स स्वीकृति तथा कटौती गृहों की स्थापना। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपके बिल्स हैं, ठीक है, उनकी एक्सेप्टेंस और जो भी आपके डिस्काउंट हाउसेज हैं, ठीक है, उनको सुविधाजनक यानी कि कन्वेंट बनाने के लिए अधिक स्वीकृति यानी कि मोर जो आपके एक्सेप्टेंस हैं और जो भी आपके डिस्काउंटेड हाउसेज हैं, ठीक है, उनको और ज़्यादा इस्टेब्लिश
करना चाहिए, मीन्स उनकी जो नंबर्स हैं, संख्या है, वो क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी उनको दी जा सके। ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कन्वेंट बनाया जा सके, जिससे कि आपका जो मनी मार्केट है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद क्या कहता है, एलिमिनेशन ऑफ वेरिएशन इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दरों में विभिन्नताओं में कमी। कि ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपकी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है उसमें जितनी भी जो वैरायटीज हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको कमी करनी चाहिए। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें क्या होनी चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए, यानी कि वो स्टेबल होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि हर एक बैंक की अपनी अपनी अलग क्या हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। अगर जो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगी, इक्वल होगी, मीन्स एक जैसी होगी, उनमें वैरायटीज़ नहीं होंगी, तो आपका मनी मार्केट इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद क्या कहता है, लवरिंग ऑफ डिस्काउंट रेट्स, यानी कि कटौती दरों को कम करना। अब इसमें क्या है कि जो भी आपकी डिस्काउंट रेट्स हैं उनको क्या कर देना चाहिए, उनको कम कर देना चाहिए, ताकि आप बिल मार्केट के अंदर जो भी बिल्स आप यूज़ करते हो, जो भी आपके फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, डीपर पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग सर्विस, कि जैसे कि क्या होता है, बैंकिंग सेवाओं का गहन प्रवेश। देश के जो भी दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बैंक नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे बैंक को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इन एरियाज में जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाया जा सके, बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवाया जा सके। जैसे कि कुछ ऐसे अभी भी एरियाज हैं जहाँ पे बैंक अभी नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे अगर आप बैंक वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ के जो क्षेत्र, वो जो एरिया है वो आपका मनी मार्केट के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सजेशंस थे फॉर इम्प्रूवमेंट इन मनी मार्केट। सो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका मनी मार्केट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आपको मनी मार्केट से रिलेटेड उसके इंडियन मनी मार्केट के बारे में पढ़ा। इंडियन मनी मार्केट में हमने उसके फीचर्स किए। ठीक है, उसके कुछ डिफेक्ट्स थे वो हमने पढ़े। उसके बाद कुछ मेजर्स थे इंडियन मनी मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसमें सुधार लाने के लिए कुछ उपाय थे। और लास्ट पॉइंट जो था वो आपका मनी मार्केट से रिलेटेड था, कि जो मनी मार्केट है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। For more videos, for more knowledge, please like, share and subscribe my YouTube channel.